Hello and welcome to this study channel, special for Bihar exams. So please support this channel with like, share and subscribe. तो आज के क्लास में हम लोग मगध एम्पायर से रिवीजन करेंगे। पीछे की क्लास में रिवीजन 1 हुआ था मगध एम्पायर का। आज हम लोग उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में सिर्फ ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा छोटा हुआ है, तो क्वेश्चन हम उसको क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन में है आपका क्वेश्चन 13 का देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 13 में बोला गया है कि बौद्ध संगीति द्वितीय बौद्ध संगीति किनके समय में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 13 में है द्वितीय बौद्ध संगीति कौन से सम्राट के समय में हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ है काला अशोक के समय में। काला अशोक के समय में ध्यान रखना है, द्वितीय बौद्ध संगीति काला अशोक के समय में और वैशाली में हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन 13 था, सिर्फ ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा था, इसलिए क्वेश्चन 13 को हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे बोल दिया गया है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किनके समय में हुआ था, तो काला अशोक के समय में, और ये हुआ कहाँ था, तो वैशाली में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है। किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है काला अशोक, उदयन, अजातशत्रु या महापद्मनंद। ठीक है, काला अशोक, उदयन, अजातशत्रु या महापद्मनंद। तो किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा महापद्मनंद को। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है किस मगध सम्राट ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था। ये ध्यान होगा कि कौन से सम्राट थे जो चाणक्य को अपमानित किए थे। तो किस मगध सम्राट ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था, घनानंद, महापद्मनंद, काला अशोक या शिशुनाग। तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। ठीक है, घनानंद चाणक्य को अपमानित करने वाले घनानंद थे। ठीक है, अब हम लोग आगे देख रहे हैं। क्वेश्चन है मगध सम्राट घनानंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा का वर्णन। एक मिनट। मगध सम्राट घनानंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा का वर्णन नाटककार विशाखा दत्त के किस नाट्य पुस्तक में हुआ है। फिर से क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। मगध सम्राट घनानंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा का वर्णन नाटककार विशाख दत्त, यहाँ पे विशाख दत्त के किस नाट्य पुस्तक में हुआ है। तो देखिए, आप लोग मगध एम्पायर के बारे में अगर जानते होंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा कि कौन सा नाट्य पुस्तक में हुआ है। विशाखा दत्त के किस नाट्य पुस्तक में हुआ है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन हम लोग देखते चलते हैं, उसके बाद आंसर करेंगे। चाणक्य, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिक या शूद्रक। तो यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा किस नाट्य पुस्तक में हुआ है। घनानंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा। ठीक है, तो सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 17 देखेंगे। क्वेश्चन 17 में बोला गया है किस मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को पुरुषपुर से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है किस मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को पुरुषपुर से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था। तो देखिए, इसका ऑप्शन दिया है घनानंद, महापद्मनंद, अजातशत्रु या उदयन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर से समझेंगे। इसका किस मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को पुरुषपुर से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था, क्वेश्चन 17 बोला जा रहा है। तो इसका आंसर
महापद्म नंद होगा। ठीक है, हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन 17 हो गया है। क्वेश्चन 18 देखते हैं। किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित की? चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंबिसार या जरासंध? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। आगे का हम लोग देखते हैं। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? क्वेश्चन 19 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, इसका आंसर 5 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन 20। वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो कौन सा ग्रंथ है? अर्थशास्त्र, इंडिका, राजतरंगिणी या पुराण? तो सिंपल है, इसका 20 का आंसर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। आगे हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था के लिए आगे का क्वेश्चन 21 है। बोला गया है मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता है? मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता है? कार्यपालिका होना चाहिए। ठीक है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका या उपरोक्त सभी? फिर से समझेंगे। 21 मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सारा, मतलब कार्यपालिका भी होगा, व्यवस्थापिका भी होगा और न्यायपालिका भी होगा। ओके, अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 22 है। इसमें बोला गया है, क्वेश्चन 22 में बोला गया है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग रहता है? ठीक है, तो कितनी समितियों का सहयोग रहता है? 4, 6, 5 या 7? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 होगा, 6 समिति। ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला गया है कि कितनी समितियों का सहयोग रहता था मौर्यकालीन नगर प्रशासन में, नगर प्रशासन का। तो मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग रहता था? 6 रहता था। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23 छूट रहा है, आगे फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। 24 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 24 में बोला गया है मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के कई विभाग बनाए गए थे। उन विभागों को क्या कहा जाता था? व्यवहारिक कहा जाता था, विभाग कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था या स्थानिक कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा तीर्थ कहा जाता था। ठीक है ना, अब आगे का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोला गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ विभागों का उल्लेख है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ विभागों का उल्लेख है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15, 16, 17 या 18? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने विवरणों का उल्लेख है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा 18। विवरण या अधिकरण कुछ भी, या कितने तीर्थों लिखा हुआ है। ठीक है ना, कितने तीर्थों या विभागों या अधिकरण, तो 18 होगा इसका आंसर, 18। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन 26 में बोला गया है कि मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? तो मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? ध्यान रखना है, 2 भाग में।
अब आगे का क्वेश्चन है 27 का, मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। आगे का क्वेश्चन देखिए, बोला गया है मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? पन कहलाती थी, रुपया रुपया कहलाती थी, चंद्र कहलाती थी या मयूर कहलाती थी? तो मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? पन कहलाती थी। आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार है, भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय, प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर, या एक प्रकार का धार्मिक कर, या चारागाह कर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि सीता जी भूमि से निकली थी, तो भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय, इस तरह से हम लोग ट्रिक बना सकते हैं। तो ये मौर्यकालीन कर है ना। तो ये भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय। ओके, आगे देखिए, क्वेश्चन है मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है 31 में, ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। ठीक है, ओके। अब एक लास्ट क्वेश्चन है नागार्जुनी, क्वेश्चन 32 है, नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो ये आप लोग को खुद से करना है, बताना है, मे बी आप लोग बताएंगे ही। तो आज का वीडियो यहीं तक है, कल भी मगध एम्पायर से रिलेटेड ही हम लोग डिस्कस करेंगे, और आगे की वीडियो भी आप लोग देखिएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।